नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण ने कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सभी लोग मानसून से पहले की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को किया संबोधित। आपदा प्राधिकरण की कार्यशाला जहां सीएम धामी पहुंचे, साथ ही कार्यशाला में पहुंच शामिल हो उन्होंने संबोधित भी किया जनसभा को। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी जयंती कार्यक्रम के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सब ने जिनका अभी यहाँ पर संबोधन सुना, बहुत विस्तृत रूप से एक एक बात हम सबको जो हमेशा स्मरण में रहे, उन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ पर अपना संबोधन रखा। अनेक दायित्वों में रहे हैं, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र सरकार और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, बिहार प्रदेश के प्रभारी के नाते और दिल्ली मुख्यालय में होने वाले अनेक कार्यक्रमों का संयोजन आपके माध्यम से होता है। आज हम सब के बीच में आपकी उपस्थिति हुई है। मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी देवभूमि वासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा और इस कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती दीप्ति रावत जी, यहाँ राज्य के अंदर इन कार्यक्रमों के संयोजन की जिम्मेदारी जिनके पास है, श्री शैलेंद्र बिष्ट जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, हमारे आदरणीय विधायकगण हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, दायित्वों में रहने वाले सभी कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनेक मेयर हमारे, और सभी में कहूँ तो एक हमारी पार्टी के सब प्रमुख लोगों का एक समूह यहाँ पर उपस्थित है। आज के इस अवसर पर इस लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 63वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी, ये इसका नाम भी भाई साहब मुख्य सेवक सदन है। इस मुख्य सेवक सदन में बहुत सारे लोग इसमें अनेक बार कार्यक्रमों में आए हैं, उनका तो विशेष रूप से, और जो पहली बार आए हैं मैं उनका हृदय से सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आज इस अवसर पर त्याग, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति परम पूज्य लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, भारत की गौरवशाली इतिहास, वीरता, त्याग और बलिदान की अद्भुत गाथाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। इस पावन भूमि पर भी समय समय पर अनेक ऐसे राष्ट्रनायक, राष्ट्रनायिकाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से मातृभूमि की रक्षा के लिए अतुलनीय कार्य किया है, जिसके बारे में बहुत विस्तार से अभी आदरणीय विनोद तावड़े जी ने बताया। अगर हम बात करें, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो,
महाराजा सुहेलदेव हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, रानी दुर्गावती हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, ये सभी विभूतियां इतिहास की अमर विभूतियां हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और दुश्मनों के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, कभी रुकना स्वीकार नहीं किया। और इन्हीं विभूतियों में से एक है लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का भी नाम आता है, जिन्होंने करुणा से, सेवा और धर्मनिष्ठा से भारतीय इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान बनाया है। वे न केवल मालवा की, जहाँ के बारे में अभी हम सबके सामने आदरणीय विनोद जी ने बताया, वो न केवल मालवा की कुशल प्रशासिका रही, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी, जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि जनसेवा, न्याय एवं धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया। और उनका संपूर्ण जीवन सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति की पुनर्निष्ठा के लिए समर्पित रहा। और अनेक उन्होंने निर्माण कार्य किए, जैसा आपने बताया, सोमनाथ से लेकर, पुरी से लेकर, और जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, और रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा, और हमारी देवभूमि में महेंद्र भट्ट जी ने बताया, गौचर में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, और हरिद्वार में अनेक मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। साथ ही इन्होंने कई धर्मशालाओं का, कुओं का, रास्तों के निर्माण के साथ साथ जनसेवा के भी अनेक कार्य किए। उन्होंने संपूर्ण भारत में धर्मस्थलों का पुनर्निर्माण कर भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा है उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। गंगा से लेकर गोदावरी, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यही नहीं, रानी अहिल्याबाई जी ने उस कालखंड में नारी सशक्तिकरण की भी एक अनुपम मिसाल प्रस्तुत की, जिसकी कल्पना कर पाना उस समय में, अब तो काफ़ी नए नए शोध, अनुसंधान, नए नियम, कानून सब आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय उसकी कल्पना करना सच में बहुत कठिन था। जैसे अभी करों के बारे में बताया, जीएसटी के बारे में, आज जीएसटी है, उस समय की कैसी व्यवस्था थी, उस समय की चुनौतियों के समय में किस प्रकार से काम करना है। और सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने फिर स्वतंत्रता के बाद गुलामी की मानसिकता से ग्रसित सरकारों ने हमारी महान विभूतियों को और उनके योगदान को, उनके द्वारा किए गए संघर्ष को, पराक्रम को, त्याग को वो सम्मान इतिहास में नहीं दिया जिसके वास्तव में वो हकदार थे। हमारी युवा पीढ़ी को उनको गौरवशाली इतिहास से वंचित रखने का भी सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, परंतु आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, महान राष्ट्र नायकों के योगदान और सांस्कृतिक विरासत को न केवल आज पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। आज हमारी संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में गर्व से लहरा रही है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज चाहे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ धामों का निर्माण हो, बाबा विश्वनाथ के काशी कॉरिडोर का विस्तार हो, नया बनना हो, या महाकाल लोक का निर्माण हो, ऐसे अनेकों कार्य हमारी धार्मिक जो धरोहरें हैं उनको जिस प्रकार से आज सजाया और संवारा जा रहा है, उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। और सच में इतने विस्तार से सारे वक्ताओं ने बात कर दी है, उसको बार बार दोहराना भी ठीक नहीं है। और मैं इतना ही नहीं, आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को आदर्श मानकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य, अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे भारत की संसद विधानसभाओं में 33% के आरक्षण की महिलाओं के लिए मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना हो, बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो। ऐसे अनेक निर्णय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के सम्मान में सुनिश्चित करने का काम हुआ है। और हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां एक और हम केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण में अनेक कार्य कर रहे हैं, वहीं यहीं पर हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में हमने विधानसभा में विधेयक लाकर 30% का आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं हमने प्रारंभ की है। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही हैं, बल्कि सहायता समूह, स्टार्टअप्स और लघु उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बन रही है। अभी आज से 3 दिन पहले इसी सभागार में परिवहन विभाग के जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको हम उनके जो नियुक्ति पत्र हैं उस प्रदान करने का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था। सच में मैं बताऊं तो उसमें 50% से अधिक भागीदारी नियुक्ति पाने वालों की वो हमारी बहनों की थी, मातृशक्ति की थी। साथियों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को भी सुरक्षित रखने को पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और उस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं, हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा हम सबको गौरव है कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से मां गंगा निकलती है और मां गंगा यहां से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री हमारे राज्य से निकल गई है। राज्य के अंदर 27 जनवरी 2025 से प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग, हर पंथ और हर समुदाय के व्यक्ति के लिए समान नागरिक संहिता का एक समान कानून सबके लिए यहाँ लागू हो गया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी लागू किया है और ये नकल कानून लागू होने से पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अव्यवस्था होती थी, परीक्षाओं में किस प्रकार की धांधली होती थी, कैसे पेन ड्राइव से नकल होती थी, कैसे नकल माफिया हावी रहते थे, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को उनका वो हक नहीं मिल पाता था जिसके लिए वो हकदार होते थे, उनके साथ लगातार अन्याय होता था, उनका मनोबल लगातार गिरता जा रहा था, आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी, गरीब माता पिता के जो सपने थे वो लगातार टूट रहे थे। भाइयों बहनों, हम
तो वहीं अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहिल्याबाई होलकर को नमन करते हुए कहा कि ऐसे महानुभाव जिन्होंने देश के लिए अनेकों कार्य किए, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने बद्रीनाथ, केदारनाथ और हरिद्वार जैसे उत्तराखंड के पवित्र स्थलों की भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई धातु संरचनाएं और मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य करवाए। अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन लोक सेवा को समर्पित रहा है और उसको लेकर आज उनके 300 वर्ष उनके जन्म के पूरे हो रहे हैं। तो अवसर पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट महानुभाव जिन्होंने देश के अंदर अनेक कामों को आगे बढ़ाया, जन सेवा की, लेकिन वो सब गुमनाम रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सभी महान विभूतियों को आगे लाने का काम हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर ने अनेक धार्मिक स्थानों का निर्माण किया, अनेक प्रथाओं का अंत किया, देश के अंदर अनेक बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाए। उत्तराखंड में भी हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का और हरिद्वार में अनेक घाटों का निर्माण किया। इसलिए हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर समाज, देश में आगे बढ़ने का जो है संकल्प लेते हैं। तो वहीं बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हरिद्वार से सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे जनता की उम्मीदों के मुताबिक न्याय बताया है। तो वहीं सांसद रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग को लेकर जिस तरह जनता सड़कों पर उतरी, साथ ही वह लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि ये जनता के आक्रोश की गूंज थी जो आज अदालत के फैसले के रूप में सामने आई है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिलना पीड़ित परिवार के लिए संतोषजनक है और पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, जिस तरह की वो घटना हुई थी, जिस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया था और जिस तरह से पूरे प्रदेश में उस विषय को लेकर एक गुस्सा था, आक्रोश था, थोड़ा देर से सही लेकिन न्यायालय ने आखिर जनता की जो उम्मीदें होती हैं न्यायालय से, इस तरह का निर्णय दिया है। सर, एक आपका बयान चल रहा है, उसको अभी तो वहीं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर काकड़ागाड़ के समीप पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से एक यात्री वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं वाहन में सवार टिहरी जिले के चालक और एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 4 यात्री घायल हो गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ निवासी सभी घायल यात्रियों को सामुदायिक अस्पताल केंद्र में भर्ती कराया गया है। 30 मई की शाम गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे एक यात्री वाहन गौरीकुंड हाईवे पर काकड़ागाड़ के समीप पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गया। तो वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। हादसे में 4 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको बताते चले, 4 धाम यात्रा के लिए जा रहे थे यात्री, छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। साथ ही हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जहां 4 को घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लैंडस्लाइड की चपेट में आया वाहन, जिसके चलते ये हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही तो वहीं हरिद्वार का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में 500 से अधिक बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर साथ ही एक बड़ा संदेश दिया है। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि बच्चों ने आई लव योगा का संदेश दिया है। मालूम हो कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हरिद्वार में बच्चों का कारनामा, जहां 500 से अधिक बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला। बच्चों ने मानव श्रृंखला बना लिखा आई लव योगा, साथ ही
योगा का दिया विश्व को संदेश। हरिद्वार में बच्चों का ये कारनामा, जहां मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों ने लिखा आई लव योगा। तो वहीं प्रदेश के पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में आज भी मौसम बदला रहेगा, जबकि जून की शुरुआत भी मई की तरह बारिश और बिगड़ते मौसम के साथ होगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कई हिस्सों समेत प्रदेश के अन्य इलाकों में बारिश होने के आसार हैं, जबकि पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं जून की शुरुआत बारिश के साथ बताते चले, बदलते मौसम ने खुशनुमा बनाया माहौल, साथ ही प्रदेश में बदला रहेगा मौसम। जून की शुरुआत अब बारिश के साथ हुई है, कई जिलों में बारिश के आसार। तो वहीं उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल रासो लोक नृत्य आज भी अपनी पारंपरिक पहचान को सजाए हुए है। तो वहीं उत्तरकाशी जिले में रास मेले का आयोजन हो रहा है। इसमें ये लोक नृत्य न केवल लोक उत्सवों और धार्मिक आयोजनों का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। रासो एक सामूहिक लोक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी होकर गीतों की लय पर तालबद्ध होकर नृत्य करते हैं। ढोल, दमाऊ, हुकड़ा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर यह नृत्य जीवंत हो उठता है। उत्तरकाशी के में रासों का आयोजन विशेष रूप से मेले, देव अनुष्ठानों और त्योहारों के दौरान किया जाता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। रासो बना मेले का आकर्षण। तो वहीं हरियाणा के रोहतक जिले के गांव पहरावर में भगवान परशुराम अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक और उत्तर प्रदेश सरकार के आपको बताते चले निर्माण मंत्री सुनील भराला जी के विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। भराला ने अपने संबोधन में कहा कि भगवान परशुराम जी का जीवन हमें धर्म, साहस और सेवा की प्रेरणा देता है। इस शुभ अवसर पर उन्होंने ये घोषणा की कि भगवान परशुराम की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जानापाव क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करवाने का प्रयास उन्होंने भगवान परशुराम जी की कृपा और प्रेरणा से प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा, भगवान परशुराम जी ने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के माध्यम से उनके जन्मस्थल, युद्धभूमि और छाप स्थलों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में स्थापित करने हेतु कार्य कर रहा हूं। मेरे लिए ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। जहां भराला में मंच से उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे जानापाव जाकर भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि पर माथा टेके और उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने का संकल्प लें। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने